हेलो स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये आज थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन किया था और इस लेक्चर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखिए ड्रिफ्ट, ये रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम लोग मोबिलिटी का बात कर रहे हैं। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में पढ़े कि Vd इज इक्वल टू E इंटू ई टाउ बाई एम। डेफिनेटली Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। हम लोग डिस्कस भी किए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अमाउंट इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इससे हम लोग एक कांस्टेंट निकाले म्यू, और इसी म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी। सो म्यू इक्वल टू Vd बाई ई। सो डिफाइन यदि हम लोग करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को तो कहेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। एंड यूनिट ऑफ म्यू को देखिए, मोबिलिटी का यूनिट क्या होगा, ये इसमें जो जो चीज़ है उसका हम लोग वैल्यू बैठा दे रहे हैं। जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर हुआ, यानी कि वोल्ट पर वोल्ट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर अब देखिए कि Vd इज इक्वल टू E इंटू ई टाउ बाई एम। तो E को यदि हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं तो ये हो गया मोबिलिटी। सो इसका फॉर्मूला बन गया E इंटू टाउ बाई एम। E मतलब चार्ज कूलम, टाउ मतलब सेकेंड, S और m मतलब मास केजी, यानी कूलम सेकेंड पर केजी। अब दो यूनिट याद रखिए। ये सब देखिए टॉपिक हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि MCQ क्वेश्चंस में यही सब चीज़ इंक्लूड रहता है। आप कभी इसको देखे नहीं रहते तो आपको लगता है कि ये सब कभी पढ़े नहीं है, लेकिन सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब यूनिट का बात यूनिट का बात है तो यूनिट तो फॉर्मूले से निकलता है, और एक ही फॉर्मूला कई एक रूप में बन सकता है। तो ये कुछ अपना कॉमन सेंस के भी आधार पर आपको काम करना चाहिए। हम दूसरा टॉपिक अभी शुरू कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में जब हम लोग सेल जोड़ते हैं तो कंडक्टर के थ्रू करंट हमें मिलता है। तो हमने कंडक्टर को दिखाया है ये पोर्शन, ये भी कंडक्टर ही है, लेकिन हम सारा एक्सप्लेनेशन यहीं पर करेंगे। हालांकि यहाँ पर जो होगा ये कनेक्टिंग वायर हर जगह एक ही चीज़ होगा, लेकिन हम लोग एक जगह हाईलाइट करके दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक करंट और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमने जो डाटा लिया है उसको देखिए। ये L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पोर्शन, N इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड Vd इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग करंट का जो जनरल फॉर्मूला लिखते हैं वो I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है, तो हमने वही फॉर्मूला लिखा है चार्ज बाय टाइम। अब हम लोग कितना चार्ज का बात कर रहे हैं, जितना इस कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर है। तो पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n है, उसको यदि वायर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस कंडक्टर के अंदर पूरा चार्ज निकल जाएगा। चार्ज की संख्या निकलेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी। सो चार्ज की जगह लिखा गया NaE बाय टाइम। टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक जाने का टाइम। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से टाइम यदि निकालेंगे
तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होगा। तो डिस्टेंस हमारा l है और वेलोसिटी vd है। तो वहाँ से हम लोग टाइम यदि निकालें तो l बाय vd हुआ, vd ऊपर चला गया, l कट गया, सो फार्मूला बच गया I इक्वल टू NEA/VD। स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है इस पर आप गौर से देखिए इसको, कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट पास करता है वो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का मतलब हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा करंट उसका उतना ज़्यादा होगा। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार जितना मोटा होगा करंट उतना ज़्यादा जाएगा। और तीसरा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये MCQ का क्वेश्चन है। अब MCQ के क्वेश्चन को साथ साथ आप करते जाइए, क्योंकि MCQ का क्वेश्चन कहीं सिलेबस से बाहर नहीं होता है। जब हम किसी टॉपिक को एकदम जड़ से पढ़ते हैं तो उसी के अंदर सारे तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाता है। सो किसी भी कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब आप सोचिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर और बहुत सारा चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिलैक्सेशन टाइम है, मास है। अब उसको उसके साथ लिंक करके आप आगे का काम अपने से भी करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब रेजिस्टेंस का मतलब हम लोग पहले से समझ चुके हैं, लेकिन अब क्या करेंगे कि वो रेजिस्टेंस भी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज पर ध्यान देंगे हम लोग। अभी तो हम लोग रेजिस्टेंस को सिर्फ बोल रहे थे, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर, लेकिन अब देख रहे हैं कि वो ऑपोजिशन किन किन चीज़ों से बना हुआ है। यानी जो रेजिस्टेंस है जिसको हम ओम बोलते हैं, वो ओम किन किन चीज़ों को मिला करके बनता है कंडक्टर के अंदर। सो हम लोग रेजिस्टेंस को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के आधार पर निकाल सकते हैं। वी नो दैट I इक्वल टू NEA/VD, एकदम नहीं है जो भी हमने पहले डिराइव किया। अब देखिए NEA वही है, हम लोग VD के जगह लिख दिए, VD के जगह हम लोग लिख दिए, देखिए E इंटू ई टाउ बाय M। सो हमारा VD का फॉर्मूला हो गया VE टाउ बाय L इंटू M। अब जहाँ पर VD लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, वहाँ इसको रखने से NEA VE टाउ डिवाइडेड बाय M इंटू L। अब यहाँ पर रीअरेंज देखिए थोड़ा सा हमने किया है। रीअरेंज करने का मतलब NE² टाउ बाय M को एक साथ ले लिया, ये सारा चीज फिक्स्ड है। अब देखिए A को अलग रखा, L को अलग रखा, A बाय L को अलग कर दिया, और इस V जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको अलग कर दिया। अब इस इक्वेशन को हमने अरेंज किया V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग। V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है। तो कहने का मतलब हुआ कि I यहाँ पर है, और हम लोग यदि इसको अरेंज करते हैं तो V इक्वल टू I इंटू M बाय NE² टाउ L बाय A। अब आप देखिए आराम से, ये जो इक्वेशन है इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, तो जो बच गया क्वांटिटी वो रेजिस्टेंस है। और ये तब मिलेगा जब हम इस इक्वेशन को ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे। सो ऑन कंपेयरिंग फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, इसको यदि ओम्स लॉ से हम लोग कंपेयर करते हैं V इक्वल टू IR से, तो रेजिस्टेंस के जगह पे देखिए आपको ये वाला अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट मिलेगा ये। अब देखिए इसलिए हम लोग रेजिस्टेंस को अब देख रहे हैं M बाय NE² टाउ L बाय A। पहले हम लोग रेजिस्टेंस को एक ऑपोजिशन ऑफर्ड बोल रहे थे, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में देख चुके हैं,
और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर m फिक्स है, n फिक्स है, ई स्क्वायर फिक्स है। ये टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। सो हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए हम लोग 3 फैक्टर निकालेंगे, MCQ के लिए है। अब हम लोग लॉ ऑफ रेजिस्टेंस से इसको जोड़ करके रेजिस्टिविटी भी निकाल लेंगे। अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, या तो हम लोग कहें माइक्रो स्टडी ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इसके पहले जस्ट हम लोग पढ़े रेजिस्टेंस का डिटेल में एक फॉर्मूला निकाले, और वो फॉर्मूला देखिए ये था R इज इक्वल टू m/n² टाउ L/A। इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं देख सकते, मतलब माइक्रो है, और दिखने वाली चीज़ है लेंथ और एरिया। मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस माइक्रो क्वांटिटीज और विजिबल क्वांटिटी दोनों पर डिपेंड करता है। लेंथ और एरिया यानी डायमेंशन पर भी डिपेंड करता है, और कुछ माइक्रो चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसी फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी भी छुपा हुआ है, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। We know that R is equal to m/n² tau L/A, but from law of resistance जो हम लोग इसके पहले पढ़े फर्स्ट लेक्चर में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। अब ये दोनों इक्वेशन को आप मिलाइए, R के जगह R है, L के जगह L है, A के जगह A है, तो रो के जगह पे ये क्वांटिटी होगा। अब आप देखिए, on comparing these two equations we have m is equal to rho is equal to m/n² tau। अब आप ही डिसीजन लीजिए, क्या रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी में डायमेंशन है क्या? नहीं है। मतलब किसी भी मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल का ये इंटरनल प्रॉपर्टीज है जिसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। मास m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन टाइम, जो सीधा सीधा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस रेजिस्टिविटी को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफर बाय द यूनिट क्यूब बोलते हैं, वही रेजिस्टिविटी का माइक्रो स्टडी में हम क्या पाते हैं कि वो किस किस कारण से रेजिस्टिविटी का क्रिएशन होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फिक्स है। अब ये दो चीज़ बच गया, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और दूसरा बच गया रिलैक्सेशन टाइम। अब ये मतलब ये हुआ कि मास और m और e के कारण रेजिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा। रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट तो है, लेकिन वो भी चेंज करेगा किसके कारण? रिलैक्सेशन टाइम के कारण, यानी टेम्परेचर के कारण। सो इस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी से MCQ क्वेश्चन भी बनेगा। हम लोग ये सोचते हैं कि MCQ क्वेश्चन अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप थ्योरी को डीपली पढ़े हैं तो MCQ क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान होता है। हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस फॉर्मूले को देख करके डिस्कस कर रहे हैं। ये मास जो जो चीज़ फिक्स है उसको छोड़ दीजिए, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, किस किस चीज़ पर नहीं करता है, उस पर डिस्कस करिए। पहला है रो डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। डायमेंशन मतलब शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उससे मतलब नहीं है। मटेरियल का प्रॉपर्टीज होता है रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी नेवर डिपेंड्स ऑन इट्स डायमेंशन। वो 1 ग्राम का है या 1 क्विंटल का है, रेजिस्टिविटी एक ही मटेरियल का चेक करेंगे तो सेम मिलेगा।
दूसरा है रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब आप सोच के देखिए, जिसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, जैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस उसका कम है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसलिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा है यानी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब कि N of Al is greater than N of Cu. So Al of resistivity of aluminium is greater than resistivity of copper. आप इसके अनुसार देखिए जोड़ करके, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जा रहा है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो बेस्ट कंडक्टर कहलाएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस उसका कम होगा। थर्ड में है रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम हम लोग जरूर लेते हैं, लेकिन ये लीडिंग क्वांटिटी नहीं है। हम लोग इसको ये कम बेसिक किसके अनुसार होता है? टेम्परेचर के अनुसार। तो हम लोग सीधा सीधा टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। यदि हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम तो वो भी ठीक है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स की संख्या जल्दी जल्दी होने लगेगी, यानी रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और यदि घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। सो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर का, रेजिस्टिविटी उसका उतना बढ़ता चला जाएगा। यदि घटाएंगे तो घटता चला जाएगा, और घटाते घटाते ऐसे टेम्परेचर पे ले जाए जहाँ रेजिस्टिविटी 0 हो सकता है, तो उस समय उसको हम लोग सुपर कंडक्टर कहेंगे। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाते जाएंगे कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, और रिलैक्सेशन टाइम कॉलिजन के बीच का टाइम घटता जाएगा। तो आप रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम बोलिए, या तो रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलिए, या तो टेम्परेचर इज इन्वर्सली ये रिलैक्सेशन टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बोलिए, सब एक ही है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर कैसे हम लोग सही कह सकते हैं। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक नज़र शुरू वाले इक्वेशन में डालिए, जब हम लोग पढ़े थे I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू NeAVD। यहाँ N फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जगह पे ये पुट करते हैं E स्मॉल e टाउ बाय m, और फिर I का फॉर्मूला हो जाएगा। हम लोग क्या किए कि ये I का फॉर्मूला VD यदि पुट करते हैं तो कितना मिलता है? I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, E डबल आ गया, E स्क्वायर टाउ बाय m, इसको अलग लिख दिए। क्या बच गया? एरिया एंड E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन E के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ V बाय L। सो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया? NE स्क्वायर टाउ बाय m A इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V बाय L। अब इस इक्वेशन को V इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके देखिए आप। V को V इक्वल टू m बाय NE स्क्वायर टाउ L बाय A इंटू I। ये इक्वेशन बन गया पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर। अब आप ओम्स लॉ से कंपेयर करिए इसको। जैसे हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू I इंटू R लिखते हैं, तो V इक्वल टू I इंटू R लिखने से V के जगह V है और I के जगह I है, तो जो क्वांटिटी इसके अंदर बच गया, क्या क्या बच गया सो देख लीजिए, वो पूरा रेजिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि m बाय NE स्क्वायर टाउ L बाय A इज ए कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो यदि V और I के बीच में यदि कोई कांस्टेंट है
तो हम लोग कहेंगे V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब यही ओम्स लॉ है। इसका मतलब हुआ कि जैसे हम लोग ओम्स लॉ शुरू में पढ़े थे I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वही बात यहाँ भी पढ़ रहे हैं I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो हम लोग ब्लाइंडली कह सकते हैं कि ओम्स लॉ किसी भी तरह से करेक्ट है, चाहे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आधार पर बोले या सिंपल तरीके से बोले, ओम्स लॉ इज ऑलवेज करेक्ट। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, और तब फिर V I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। स्टूडेंट्स, आज का क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसका MCQ को आप ज़रूर कवर करिएगा, और इसके आगे हम अगला लेक्चर तुरंत आपको हम देने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहां से आप नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।